Hi everyone, welcome to the introduction of pharmaceutical jurisprudence. So, this is an introduction to the subject, that what is this subject all about and what all we'll cover while studying this subject. So, considering first, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो किस बारे में है. तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हमारा सब्जेक्ट है, बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जितने लॉ बने हैं अब तक, उन सब की स्टडी है. लॉज अब तक क्या डिज़ाइन किए गए हैं, किन कमिटीज़ ने उन लॉज को बनाया है, और उन लॉ का ऑफेंस होने में क्या क्या पेनाल्टीज़ हैं, क्या क्या पनिशमेंट है, क्या एग्जेम्पशंस हैं, क्या क्या एक्ट है. सो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ बेसिकली the law, the designed law, and pharmaceutical jurisprudence is application of the laws in the pharma industries. So, in the pharma industries, the law have been modified for well-being of the society and to improve the health quality as well as the lifestyle, improve the profession along with the maintenance of the standards of the pharmacy profession. Now, considering the jurisprudence subject, jurisprudence means fundamental legal principles. Jurisprudence का basic wide meaning है fundamental legal principles. ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरीके से इंसान को इस तरह मेंटली ट्रेन करता है कि वो लीगली करेक्ट स्टेप्स ले या लीगली करेक्ट परफॉर्मेंस दे, जिससे कि एक सिविल लॉ मेंटेन रहे, हार्मनी मेंटेन रहे, और किसी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल के स्टेप्स या एक इंडिविजुअल के वर्क से या किसी के एक्शन से किसी और इंडिविजुअल को हेल्थ सर्विसेज में, स्पेशली क्योंकि हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल जो भी सर्विसेज हैं, यदि वो कंसिडर करो दवाइयों को स्टोरेज का हो या डिस्पेंस करने का हो या प्रोड्यूस करने का हो, ऐसा कोई भी काम हो जो फार्मेसी, ड्रग्स, फूड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, उसमें जो स्टेप्स लिए जाए वो दूसरे को हर्ट ना करें, दूसरे का नुकसान ना पहुंचाए. तो कुछ लॉज डिज़ाइन करे गए हैं जिससे इंडिविजुअल मेंटली ट्रेन हो जाए, जिससे सिविल लॉ मेंटेन रहे. सो इफ वी कंसिडर द डेफिनेशन, तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इट इज एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल नॉलेज टू द लीगल प्रॉब्लम्स. फार्मेसी नॉलेज है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग, उसमें लीगल लॉज एसोसिएट करने को हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं. तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हम सारे लॉज कवर करेंगे, एक्ट कवर करेंगे, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम विच आर इम्पोर्टेंट टू अस as we are just studying a part of the syllabus. So let us consider jurisprudence first. फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है. अब फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स होंगे तो उनको लॉ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि लॉज क्या बने हुए हैं. साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ, बेसिकली इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि हार्मनी मेंटेन रखना. हार्मनी कैसे मेंटेन रहेगी कि किसी एक इंडिविजुअल के वर्क या एक्ट से दूसरे इंडिविजुअल का नुकसान ना हो, हेल्थ डिटोरिएट ना हो, स्टैंडर्ड्स डिटोरिएट ना हो, और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना. ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल है. यूनिफॉर्मिटी किस तरह मेंटेन करना कि जैसे जैसे स्टेट बदलती है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी डिफर हो जाए या फिर फैक्ट्स चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक स्पॉन्टेनियस एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम यूनिफॉर्मिटी बोलेंगे. सो ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर ऑल दीज पॉइंट्स, दैट इज इट इज अ लॉ टू मेंटेन the legally correct actions and to maintain uniformity. अब फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या क्या कवर करेंगे एज अ सब्जेक्ट, पूरे में क्या हमको कवर करना है. फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ द ड्रग्स. फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस ये एक नया टर्म है. पहला हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन किया था. लेजिस्लेशन वो
रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि लॉज डिजाइन करेगी, लॉ की फॉर्मेटिंग करेगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस जो है एग्जिस्टिंग या जो डेवलप हो सकते हैं किस फील्ड के लिए, ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी सप्लाई के लिए, पोस्ट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, रिसर्च के लिए। सो first we'll study about pharmaceutical legislations. Legislations are what? Bodies that design the law. Next, what we will study in the jurisprudence subject, all those pharmacy acts and the laws, and also the regulating authorities which have made those pharmacy acts and laws. नेक्स्ट इज कोड ऑफ एथिक्स ड्यूरिंग फार्मेसी प्रैक्टिस। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम मेजरली 3 चीज़ कवर करेंगे। पहला गवर्निंग लेजिस्लेशंस जो कि लॉ डिज़ाइन करते हैं अलग अलग डेवलपमेंट करने के लिए, ड्रग की मार्केटिंग के लिए एक्सेट्रा। और दूसरा फार्मेसी एक्ट जो अब तक बने हैं, जो कि लॉज बने हैं, और रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ जिन्होंने उन लॉज को बनाया है। नेक्स्ट उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में क्या है कि मॉरली करेक्ट स्टेप्स जो फार्मेसी प्रैक्टिस में लेने चाहिए, और फार्मेसी प्रैक्टिस में जो कोड ऑफ एथिक्स है वो डिज़ाइन करे हैं पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। वो एक गवर्निंग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है विच हैज़ डिज़ाइंड द कोड ऑफ एथिक्स फॉर द फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड पीसीआई फॉर एग्जाम्पल को नॉलेज है लॉ की, जैसे मैंने पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग में बताया था, क्योंकि उसको नॉलेज है लॉ की और वो की एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, सो इट विल मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फार्मेसी सब्जेक्ट थ्रू आउट इंडिया। सो कोड ऑफ एथिक्स ऑल्सो इट इज डिजाइंड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड कोड ऑफ एथिक्स विल इंश्योर दैट जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है वो मॉरली करेक्ट ड्यूटीज डिलीवर कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कि हमें कवर क्या करना है सिलेबस में। ये मैंने एक पार्ट बताया है, इट इज़ हर पॉइंट बहुत ही डिटेल में हम करेंगे, बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट है किस बारे में। बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट लाइक साइंस कि इसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन हो रही हैं। इट इज अबाउट लॉज, you will have to remember the laws and you will have to study as like a subject of history. Okay, so carefully read whatever you are reading and whatever knowledge you are gaining, carefully attain that. कुछ मेरे को टर्म्स यहाँ पे क्लियर करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्ट्स, बिल्स, ऑर्डर्स और स्केड्यूल्स। ये 4 टर्म मैंने यूज़ करे हैं। ये टर्म्स क्या है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर कुछ लॉ बने हैं मेंटेन रखने के लिए कि कोई लीगल इश्यूज ऑब्टेन ना हो और यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्ड्स की बनी रहे। तो उन लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए एक्ट्स बने हैं। जैसे एक्ट्स आप वैसे भी नॉर्मली कुछ आप टीवी में देखते हो या बाहर सुनते हो कि इस एक्ट के अंतर्गत ये सज़ा हुई। फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम हुआ है तो उसी तरह एक्ट्स डिज़ाइन करें। क्या है एक्ट्स? लॉ को एक्सप्रेस करने के तरीके, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के तरीके। तो एक्ट्स होते हैं, उनमें सेक्शंस होते हैं। यदि बिल्स पास कराए जाते हैं तो उनमें क्लॉज होते हैं। कुछ ऑर्डर्स निकलते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है आर्टिकल फॉर्म में। जैसे एक मूवी भी आई थी मेरे ख्याल से आर्टिकल 15 थी आयुष्मान खुराना की। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल, सो दैट वाज एन आर्टिकल। ऑर्डर्स पास होते हैं, ऑर्डर्स में आर्टिकल्स होते हैं जो सब डिविजन्स होते हैं। कोई स्केड्यूल होता है तो वो पैराग्राफ में डिस्क्राइब्ड होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो थ्रू आउट सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे जब हम पढ़ते जाएंगे, सिलेबस कवर करते जाएंगे तो और क्लियर होता जाएगा। अब सिलेबस में जो एक्ट्स हैं वो हम कुछ कवर करते हैं। एक्ट्स बेसिकली मैं अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। एक इंडिविजुअल एक्ट को करने में हमें 1-2 क्लास एक एक्ट में लगेगा। द एक्ट्स आर वेरी डिटेल्ड।
एक्ट्स में क्या ऑफेंसेस हैं, क्या पेनाल्टीज हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। हमें जो सिलेबस में एक्ट्स कवर करने हैं उनमें से पहला है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दवाइयाँ एज वेल एज कॉस्मेटिक्स के लिए जो जो रूल्स पास किए गए हैं, उनके रिटेल के लिए, रिटेल सेलिंग के लिए, होल सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनकी फॉर्मेलिटीज़ जो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए होती हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़, प्लस उनकी स्टोरेज कंडीशंस, और जितने भी स्केड्यूल्स हैं, अगर आपने सुने हो स्केड्यूल एक्स, स्केड्यूल सी, स्केड्यूल जी, एच पी, ये कुछ स्केड्यूल्स होते हैं जो कि स्टोरेज कंडीशंस और लेबलिंग डिफाइन करते हैं। तो लेबलिंग कैसे होनी चाहिए ड्रग्स की, किस कैटेगरी का होगा ड्रग तो क्या लेबलिंग होनी है, क्या स्टोरेज कंडीशन होनी है, दूसरे कैटेगरी का है तो क्या स्टोरेज कंडीशन होनी है, अगर उस तरीके का नहीं हो रहा है तो उसमें फिर ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो ये सब हम पढ़ेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। ये सबसे बड़ा एक्ट है जो हम पढ़ेंगे, बड़ा इन द सेंस उसमें स्केड्यूल्स बहुत सारे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कवर करेगा। नेक्स्ट जो हम एक्ट कवर करेंगे दैट विल बी फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत ही पीसीआई फॉर्म हुआ था। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्ट। इसके अंडर ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था इसके अंतर्गत। प्लस ये रेगुलेट करता है जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, वो इस एक्ट के अंडर ही होता है। आपने सुना होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन के लिए आया कॉलेज में। क्यों आया है कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। वो एक रेगुलेटिंग बॉडी है। It is a regulating body which will form the uniformity and ensure that students are getting quality education, the facilities are available, the study conditions are good. So that all will fall under Pharmacy Act 1948। एंड ऑल्सो इसके अंडर ही, इस एक्ट के अंडर ही जितनी काउंसिल्स बनी हुई हैं उन काउंसिल्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब उनमें किस तरीके से लोग काम करते हैं, स्टेट की काउंसिल कैसी होती है, सेंट्रल की काउंसिल कैसी होती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं स्टेट के और सेंट्रल के, ये सब हम फार्मेसी एक्ट 1948 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो है इसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि किसी भी ड्रग का एडवर्टाइजिंग या एज अ मैजिक रेमेडी, एज अ क्योर, एज अ प्रिवेंशन, अगर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो ड्रग बेसिकली इम्प्रूव कर रहा है हेल्थ की कंडीशन, या तो हमको वो इंश्योर करना है वो एक्चुअल में वैसा काम कर रहा हो। कोई भी मैजिक रेमेडी नहीं होती है। मैजिक रेमेडी मतलब जैसे झाड़ फूक का बहुत सिस्टम चलता था पहले, सो वो ऑब्जेक्शनेबल है अंडर दिस एक्ट। नो बडी कैन बी ट्रीटेड थ्रू जस्ट अ चढ़ावा और अ बलि लाइक दैट। इट हैज़ टू इरेडिकेट अंडर दिस एक्ट। वो चीज़ें हटनी चाहिए और एक प्रॉपर मेडिसिनल सिस्टम हर जगह पहुंचाया जाना चाहिए। दिस इज कवर्ड अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अभी बाबा रामदेव ने कोरोनिल मेडिसिन निकाली थी। ही क्लेम्ड दैट इट विल treat COVID-19 patients, it will save their lives and it will treat the COVID-19 patients from coronavirus immediately. Now this claim was objectionable। उसके लिए एनफ प्रूफ नहीं है। ही वॉज, जो वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा था अपनी दवाई का बाबा रामदेव, वो गलत दे रहा था। गौर इस लॉ के अंतर्गत ही उसके इस एडवर्टाइजमेंट को तुरंत बोला गया कि वो वापस ले, पेनाल्टी घोषित करी गई। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कि कोई भी एडवर्टाइजिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन करेक्ट शेयर करनी चाहिए। सो इसका मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। नेक्स्ट जो एक्ट है दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स
and Psychotropic Substances Act 1985. So this act, ये जो एक्ट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इस एक्ट में हर वो ड्रग्स कवर होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, या तो इसको एक्साइट भी कर सकता है या उसको सप्रेस भी कर सकता है। तो इसमें सिडेटिव ड्रग्स, नींद की गोलियां, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, दे ऑल आर कवर्ड अंडर नार्कोटिक एंड psychotropic substances act, and any drug which have the potency, जिसमें पोटेंसी है नर्वस सिस्टम को सप्रेस या फिर स्टिमुलेट करने की, हर वो ड्रग इसके अंडर कवर होगा। और प्लस इसमें उस ड्रग्स की सप्लाई कैसे करनी है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, डिस्पेंस कैसे करना है, पेशेंट को कितने अमाउंट में डिस्पेंस करना है, कौन स्टोर कर सकता है कौन नहीं कर सकता, बिकॉज इनका पोजेशन हर कोई नहीं रख सकता, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकती है ड्रग्स। सो इन केस अगर इसमें कोई भी ऑफेंस हो रहा है, ऑफेंस मतलब लॉ के अगेंस्ट कोई भी काम हो रहा है, तो उसमें क्या पनिशमेंट है, क्या पेनाल्टीज है, वो भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट एक्ट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसको हम DPCO एक्ट 1995 भी बोलते हैं। DPCO एक्ट 1995 जो है ये प्राइस कंट्रोल के लिए है कि ड्रग कोई भी अगर बनी है या कोई भी नई कंपनी ने कोई ड्रग अपने एंड से कोई प्रोड्यूस करी है मार्केट में, तो उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए कंपनी हर अपनी मर्जी से प्राइस नहीं डिसाइड कर सकती। इट हैज़ टू गो अंडर सम रेगुलेशंस। वो रेगुलेशंस क्या है, प्राइस कैसे मेंटेन रखनी है कि कंपनी को भी घाटा नहीं हो प्लस कंज्यूमर को भी वो मेडिसिन महंगी ना पड़े, तो कैसे उसका प्राइस डिसाइड करना है, मार्केट में कैसे कंट्रोल करना है कि प्राइस वेरिएशन ज़्यादा ना हो सिमिलर ड्रग्स का। So that is covered under this act. Next is Medicinal and Toilet Preparations Act 1955. This act, that is Medicinal and Toilet Preparation Act, इसको हम Exercise Duties Act 1955 भी बोलते हैं। एंड इस एक्ट में अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के ड्रग्स यूजुअली आते हैं। जो भी अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके स्टोरेज के बारे में, उनमें ऑफेंस क्या हो सकते हैं एंड उनका पनिशमेंट क्या है। नेक्स्ट एक्ट इज पॉइजन्स एक्ट 1919। पॉइजन्स एक्ट 1919 डिस्क्राइब करेगा कि कौन से ड्रग्स पॉइजन की कैटेगरी में आएंगे, उनका स्टोरेज कैसा होगा, उनकी डिस्पेंसिंग क्या होगी, ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं और उनका फिर पनिशमेंट क्या है। द लास्ट एक्ट दैट वी विल कवर वुड बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसको शॉर्ट में MTP एक्ट 1971 भी आप कहीं कहीं लिखा हुआ देखोगे। MTP एक्ट ऐसे अगर कहीं भी देखो, इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें सारे लीगल प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड हैं कि किन सिचुएशंस में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो सकता है लॉफुली, और कौन सी मेडिसिन यूज़ हो सकती हैं, उसमें ऑफेंसेस क्या है और फिर पनिशमेंट क्या है। ऑल दिस वी विल स्टडी इन दिस and under this act. So basically these are all the acts that we have to study under pharmaceutical jurisprudence. तो basically सबसे पहले जब हम ये इंट्रोडक्शन है कि हम सब्जेक्ट में कवर क्या क्या करेंगे। इसके बाद हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हिस्ट्री होगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी कैसे एमर्ज हुआ है इंडिया में, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, उसके बाद रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ क्या क्या आई, फिर कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं जो कि डिज़ाइंड है PCI के थ्रू, ये सब हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ये एक्ट्स कवर करेंगे। सो दिस इज़ डन फॉर दिस सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें पढ़ना क्या है एंड व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट एक्चुअली अबाउट। और इस सब्जेक्ट में हम जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उनका सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो क्यों डिज़ाइन किया गया है, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो उसमें डेफिनेशंस क्या है, प्लस उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लॉ बना है उसको किस बॉडी ने बनाया है, किस अथॉरिटी ने बनाया है, उस अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन क्या है, प्लस उसका जो भी एक्ट या जो भी लॉ बनाया गया है उसका फंक्शन क्या है,
क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम को मेंटेन करते हैं, और यदि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसका पनिशमेंट क्या है, पेनाल्टीज क्या है, ये सब हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में कवर करेंगे. सो दिस इज enough for this session. I would meet you in the next session. Thank you.